नमस्कार साथियों, हमारा जो है ये उपन्यास चल रहा था खून का टीका उपन्यास। अब आज हम लोग इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन और जो है कथन। कथन किसने क्या कहा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कोई ना कोई कथन आ ही जाता है। तो यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, ज़्यादा कोई बातें नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कथन में जो है किसने कौन सा कथन कहा है। देखो, खून का टीका में जो कथन है साथियों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रश्न है मेवाड़ की रक्षा का। तो किसने कहा? राणा लाखा ने कहा। स्पीड के साथ पढ़िए। और आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रश्न है मेवाड़ की रक्षा का। किसने कहा? राणा लाखा ने। याद करते जाइए, पढ़ते जाइए। अगला कथन है, माँ की क्षुधा शांत करने के लिए इतनी देर नहीं करनी चाहिए। वीर दुष्टों का दलन करता हुआ वीर गति को पा जाए, यही उसके जीवन के श्रेय की उपलब्धि है। यह अरसी या हरि सिंह के द्वारा ये कहा गया है। अगला कथन है, नहीं मेरे होते हुए आपको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा। नहीं मेरे होते हुए आपको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा, ऐसा अजय सिंह ने, या अरसी का छोटा भाई था अजय सिंह, उसने कहा है। अगला है, युद्ध क्यों होता है? मनुष्य की अधिकार लिप्सा। अरसी का स्वगत कथन है, अरसी का स्वयं ने ऐसा कहा। रूप और अर्थ की चिरंतन की भूख, रूप और अर्थ की चिरंतन की भूख है, अरसी का ये स्वगत कथन है। इसके बाद में यहाँ पर अगला कथन आ जाता है। अगला कथन है साथियों, पढ़ते जाओ। अगला कथन है, पर महाराज यवन सेना असंख्य हैं। किसने कहा? पवनसी का अरसी सिंह के प्रति कथन रहा है। अगला कथन है, पराक्रम संख्या पर नहीं हाँका जाता। मेवाड़ का योद्धा किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है, किसी की बहू बेटी के आबरू से नहीं खेल रहा है। वह अपनी माँ का गौरव और बहन की राखी की लाज रख रहा है। उसका प्रतिरोध करना अत्यंत दुष्कर है। ये किसने कहा था? अरसी के द्वारा कहा गया। साथियों, लाइक और कमेंट जरूर करना यार, कैसा लगा मेरी मेहनत आप लोगों को ज़रूर बताना मेरे को। और टेस्ट सीरीज़ सेकंड ग्रेड की परिणाम 2 के नाम से, परिणाम के नाम से जो टेस्ट सीरीज़ है ज़रूर ज्वाइन करो। मैं फिर कह रहा हूँ, वादा है मेरा, बहुत फ़ायदा होगा। और किसी को फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के जो है अगर हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य शास्त्र के नोट्स मंगवाने तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे फ़ोन नंबर वगैरह। अगला कथन है, वो अश्वारोही खेत को मत उजाड़। वो अश्वारोही खेत को मत उजाड़, किसने कहा? एक ग्राम बाला का है, अरसी के प्रति कथन है। अगला है, श्रीमान कृषकों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा न कीजिएगा। खेत हमारे जीवन है, इन पर आपका अश्वारोहण होकर दौड़ना हमारे पीड़ाजनक लग सकता है। एक युवती का अरसी के प्रति कथन है। अगला है, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकारी हो गए। किसने कहा? इंद्र सिंह ने कहा है, अरसी के प्रति कथन। ठाकुर शाह को जानते हो, सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही कुल वधू आ सकती है। इंद्र सिंह का अरसी सिंह के प्रति कथन रहा है। स्वजनों का सम्मोह वीरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। स्वजनों का सम्मोह वीरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किसने कहा? हरि सिंह का कथन है, पहरेदार के लिए। अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमें भी सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। राणा जी और लाखा जी ऐसा कहते हैं। अगला कथन है, मेरी पद्मनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। युद्ध समाप्ति पर अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर की चिता को देख करके ऐसा कहा था। ये बहुत तगड़ी बात है। तो ये किसने कहा था? अगर नहीं पढ़ेगा ना कोई भी तो यहाँ पर राणा रतन सिंह लगा देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर की चिता को देख करके ऐसा कहा। अगला कथन आता है, गुल के वास्ते आया था, खाकर भी नहीं मिला, यानी कि चाहकर भी नहीं मिला। तो रानियों की जलती चिता देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। यहाँ गुल रानी पद्मनी को कहा गया है। बहुत तगड़ी बात है, ध्यान से पढ़ लेना एक एक पॉइंट, यहाँ से ही प्रश्न आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इधर उधर मत भटको कहीं पर भी। बड़े बड़े खिलाड़ी जो बेटे हैं ना, वो सब फर्स्ट ग्रेड में पस्त हो गए। विश्वास मानो, हम जैसे छोटे लोगों पर भी विश्वास कर लो यार, आपका ही भला है, हम तो यही कहेंगे। अगला है, वो रक्त पिपासु संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरगट है। बुढ़िया का खिलजी से ये कथन है। वो वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए शस्त्रों का सुहाग छीन लिया। ये बुढ़िया का कथन है खिलजी से। ठीक है, आगे अगला कथन है, संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो वो मौत है।
एक दिन तुझे भी मिट्टी में ही मिलना है, ये भी बुढ़िया ने कहा था खिलजी से। आप चिंता न कीजिए काका साहब, मैं स्वदेश अनुराग का महामंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काटूंगा। ये किसने कहा? हमीर का अपने चाचा अजय सिंह के प्रति ये कथन है। हमीर ने कहा था अजय सिंह को, जो उसके चाचा। साथियों, वहाँ पर भेरा नहीं है, वहाँ पर शेरा और मेरा था, ठीक है, और वहाँ पर अनंग सिंह था। जो दो गलतियाँ जो मैंने आपको उस समय, हो सकता है मिसप्रिंट हो रहा हो, तो वहाँ पर भेरा मेरा नहीं है, शेरा और मेरा था, और अनंत सिंह नहीं है, अनंग सिंह है, ठीक है, उसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला है, राजपूत का धर्म ही साहस करना है, शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य है। ये किसने कहा? राणा हमीर ने कहा है। लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है। हमीर ने मुंजा बालेचा से कहा था, मैं सचमुच उस बालक का हत्यारा हूँ। सरदार चेतन सिंह ने अजय सिंह को हमीर के विषय में कहा था। अगला कथन है, असंभव और नहीं शब्द, असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है, राणा हमीर ने कहा है। जहाँ मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा, ऐसा कहने वाले कौन है? शेरा का हमीर के प्रति एक कथन है। शेरा और मेरा दो थे ना, तो जहाँ मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा, ऐसा शेरा का हमीर के प्रति कथन है। पहाड़ी चूहों की शांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए, ऐसा राणा हमीर कहते हैं। एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर हम तो मनुष्य हैं, वफा को कैसे छोड़ सकते हैं बहादुर। ये किसने कहा था? अनंग सिंह ने। मैंने अनंत सिंह कह दिया होगा उस समय, तो ये अनंग सिंह है। वीर लोग विश्वासघाती नहीं होते, ये किसने कहा? अनंग सिंह ने कहा है। जब स्वयं में प्रतिरोध की प्रबल शक्ति न हो तब अहिंसा का युद्ध ही शत्रु को देश निष्कासन के लिए विवश करता है, अजय सिंह ने कहा था, राणा हमीर के चाचा। भीख से स्वराज नहीं मिलता काका सा, अनंग सिंह अजय सिंह के प्रति कथन है। अनंग सिंह ने कहा था अजय सिंह से। साथियों, बहुत तगड़े नोट्स, बहुत तगड़े नोट्स हैं। मैं कह रहा हूँ आप इनको पढ़ लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास है आपको। कमेंट आना चाहिए आपको। अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी अगर आपके लिए योगदान दे रहा हूँ ना, एक बार कमेंट ज़रूर करना साथियों। बहुत उत्साह मिलता है, बहुत जोश मिलता है कि मैं और कुछ अच्छा करूँ आप लोगों के लिए। तो आपका ज़रूर मुझे ये लगना चाहिए कि नहीं यार, जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं ना, वो दिल से जुड़े हैं वाकई में, और चाहते हैं कि सर आप आगे बढ़े और आप अच्छा कर रहे हो। इस तरह के कमेंट अगर आते हैं ना तो मन गदगद हो जाता है यार, ठीक है। अगला प्रश्न है, युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो, वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है, किसने कहा? अनंग सिंह ने। सैन्य शक्ति के अभाव में हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक रक्तपात और हिंसा से दूर हो, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, अजय सिंह का पवन सिंह के प्रति ये कथन है। देखो, कथन तो याद रखने पड़ेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं। बार बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि यार किसने कौन सा कथन कहा है। अगला कथन है, ये रक्तहीन क्रांति और हिंसाहीन युद्ध पागलों का ही प्रलाप हो सकता है, सरदार भूप सिंह इनको कहते हैं। हमें असहयोग आंदोलनों को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। शस्त्रों के संग्राम में विपक्षी को अधिक शक्तिवान समझने पर ऐसे तरह के लाभप्रद सिद्ध होते हैं, चारण अमरदान ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है, आप हंसते हैं, आप मेरा उपहास करते हैं, किंतु मैं इस कथन में उस सत्य के दर्शन कर रहा हूँ जिसके पीछे चित्तौड़ की विजय छिपी हुई है, चारण अमरदान ये बात कहते हैं। अगला कथन है, आप मेवाड़ के विजयश्री के उज्जवल स्तंभ हो, उसकी मान मर्यादा के रक्षक हो, ध्यान रहे आपका प्रत्येक कदम प्रत्येक शब्द, या जहाँ जहाँ पर भी आप शब्द के कह के बात की जा रही है ना, तो ये चारण अमरदान के कथन है, ऐसा मान लेना। और आपकी प्रत्येक आज्ञा मेवाड़ के मार्तंड ही विधायिका है, चारण अमरदान ने कहा है। मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या एक युग ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा, ये अजय सिंह ने कहा। अपने अधिकार के लिए परिस्थिति विशेष में शोणित भी बहाया जा सकता है, शोणित मतलब रक्त, ये विजय सिंह ने कहा है। अगला कथन है, समय की दृष्टि अमोघ शस्त्र से भी क्रूर और दयाहीन होती है, खोड़ गांव में ग्रामीण कृषक ने ऐसी बात कही थी। क्या कही थी? समय की दृष्टि अमोघ शस्त्र से भी क्रूर और दयाहीन होती है।
अगला कथन है, मेरे हट ने व्यर्थ ही संग्राम करके सरदारों एवं सामंतों के प्राण गंवाए, हमीर ने बरवड़ी के मंदिर में ऐसा कहा था। साथियों, अगर कोई मिसप्रिंट होना तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, सर यहाँ पर ये इसकी जगह ये आना चाहिए। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं भी एक बार देख लूँ, क्योंकि देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, मिसप्रिंट भी हो सकती है और मैं जल्दीबाजी में वही चीज़ पढ़ के चला जाऊँ। लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पर ये होगा, तो आपका कमेंट आएगा तो दूसरे लोगों को भी मैं बता सकूं और सही कर सकूं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है। राणा जी, आप निराश न हो उठे हैं, युग युग से जे पराजय के खेल इस आंगन में होते आए हैं, बरवड़ी का हमीर के प्रति ये कथन है। ये इम्पोर्टेंट है, जो इस तरह से डार्क करके दिया गया है ना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगला देखो, मैं अपनी जन्मभूमि जालोर को संभालूंगा और तुम चित्तौड़ को संभालना। मैं अपनी जन्मभूमि जालोर को संभालूंगा और तुम चित्तौड़ को संभालना, मालदेव ने जैसा से कहा था ये। ठीक है। अगला है, बिना घर वालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं, मालदेव ने ये भी जैसा से कहा। अगला है, मैं वहाँ से कामदार मोजी राम जी के साथ हर माह रुपया भेजता रहूँगा, मालदेव ने ये भी जैसा से कहा। अगला है, मुझे विश्वास था कि एक दिन ये अहिंसा का युद्ध अवश्य सफल होगा, और जब कभी मानव जाति ने हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से किया, उस दिन हिंसक दानवों का उन्माद पंगु हो जाएगा। बिना विरोध के संघर्ष जोर नहीं पकड़ता, अजय सिंह ने सरदार पवन सिंह से ये बात कही। आगे है, इस निर्दयी युद्ध की प्यास इतनी भयंकर होती है कि वह सुहागिन का सुहाग, बच्चों का भाग्य और नर नारी की ममता छीन लेता है। अजय सिंह ने हमेशा पॉजिटिव बात करी है, राणा हमीर के चाचा रहे हैं। अजय सिंह ने राणा हमीर से तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ये सारी बातें कही थी। साथियों, चलिए अब अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। कथन बहुत सारे हैं, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, घबराना मत इतने सारे कथन देख के। देखो, जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करूँगा तब तक इस खड़ग को मन में नहीं रखूँगा, हमीर ने चाचा अजय सिंह से कहा। सिसोदिया वंश का लाडला अपने हितैषी के लिए बड़े से बड़े त्याग करता आया है। हमीर के चाचा अजय सिंह जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तब हमीर ने ऐसा कहा, मेरा ऐसा विचार है कि आप सभी वीरों को चूड़ियाँ पहनाकर ही दम लेंगे। मेरा ऐसा विचार है कि आप सभी वीरों को चूड़ियाँ पहना कर के दम लेंगे। अनंग सिंह का अजय सिंह के प्रति कथन रहा है। हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता, ये अनंग सिंह ऐसा कहता है। युवा बेटी रावण के घर में भी नहीं रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या बिसात है। मालदेव के विश्वासी जूहण मेहता ने हमीर से ऐसी बात कही थी। कुछ भी हो राणा जी, राजपूत वीर ने कभी किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाया है। तो फिर क्या होता है, ये मेहता जूहण का राणा हमीर के प्रति कथन है। मैं भली भांति समझता हूँ कि ये एक षड्यंत्र है। राणा हमीर ने मालदेव द्वारा अपनी बेटी के विवाह का नारियल भेजने पर यह बात कही थी। निष्प्रयोजन ही किसी के पौरुष को ललकारने की चेष्टा एक अपराध है, पवनसी ने अनंग सिंह से कहा था। आपको खोकर मैं बेटी को नहीं रखना चाहती, मालदेव की रानी ने मालदेव से ऐसी बात कही। मैं विधवा से ही विवाह करूंगा, राणा हमीर ने अनंग और पवनसी को ये बात कही थी। केवल युद्ध ही विजय का सत्य नहीं, राजनीति का मेरुदंड नहीं, राजनीति का सत्य है, नीति चातुर्य समझे, हमीर ने अनंग सिंह से ऐसी बात कही थी। विधवा अपवित्र नहीं होती, शैशव काल में पति अस्पृश्या अपवित्र कैसे हो सकती है। यदि पिता का पितृत्व स्नेही धारा में अपना कौटुंबिक गौरव विस्मृत करके बेटे का लगन भेज सकता है, तब हमीर उसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। हमीर ने अनंग सिंह से ये बातें कही है। साथियों, आगे बात करते हैं। धर्म इतना दुर्बल नहीं कि ऐसी घटनाओं से कलंकित हो जाए, और सूर्यवंशियों की तपस्या इतनी निर्मल नहीं कि वो एक निर्दोष विधवा का भार भी न वहन कर सके। हमीर ने मोजी राम से ये बातें कही थी। बहुत ज़बरदस्त बात है साथियों, इसको याद करना। अगला है, आप मेरे सर्वस्व है, प्रभु मोक्ष सुख और जीवन है, आपकी आज्ञा के अतिरिक्त अब मेरी कोई साध अभिलाषा नहीं है। हमीर की नवविवाहिता सोनगर रानी ने प्रथम मिलन पर हमीर से ये बात कही थी। बहुत ज़बरदस्त बात है, मज़ा आ गया यार, कथन बहुत तगड़े हैं। अब बताओ यहाँ से कौन सी बात अलग जाएगी भाई,
कुछ अलग जा सकती है क्या? कोई भी बात अलग नहीं जा सकती, गारंटी मेरी। अगला कथन, आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है, उसकी शांति के लिए उसे छल, द्वेष और कपट के कई हवन करने पड़ते हैं और उसमें कई स्वजनों और परिजनों की आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। हमीर का अपने सोनगर रानी के प्रति ये कथन दिया है। अगला है, मेरा धर्म बिगाड़ कर मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं दिखा सकता। हमीर की रानी का कथन है। हमीर की रानी का कथन है कि मेरा धर्म बिगाड़ कर मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं दिखा सकता। एक विधवा क्षत्राणी के लिए मंगलसूत्र पहनने से बड़ा कोई दुष्कर्म नहीं है। हमीर की रानी ने हमीर से ये बात कही थी। अगला है, नारी प्रतिहिंसा की आग से जल उठी। हमीर की रानी ने स्वयं से कहा, भूल राजनीतिज्ञों से नहीं होती, वह अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर आते ही सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये बात मालदेव की बेटी और हमीर की रानी ने मालदेव से ये बात कही थी। क्या कहा था? मालदेव की बेटी और हमीर की रानी ने, सोनगरा रानी ने मालदेव से ये बात कही थी कि भूल राजनीतिज्ञों से नहीं होती, वह अवसर आने की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर आते ही सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। खुद की बेटी ने मालदेव से कहा। आप पापी नहीं, नराधम भी हैं, मालदेव से उसकी नवविवाहित बेटी ने कहा है। मालदेव से खुद कहा है कि आप पापी नहीं, नराधम भी हो। मैं एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ और तुम मेरे। हमीर ने मोजीराम से ये बात कही। जहाँ देश के मुक्ति का प्रश्न है, अपने सिर को हथेली पर रखे हुए रहता है। अनंग सिंह ने हमीर से ये बात कही है। नारी सुलभ स्वभाव गोपनीयता का आदि नहीं, ये बात हमीर ने शयन कक्ष में रानी से कहा। अगली बात है, राक्षसी वृत्ति मानवीयता के लिए घातक सिद्ध होती है। मोजीराम का हमीर के प्रति ऐसा कथन है। मोजीराम हमीर से कहता है कि राक्षसी जो वृत्ति है वह मानवता के लिए घातक सिद्ध होती है। ऐसा मोजीराम ने हमीर साहब से कहा है। मुझे वीर की शपथ का उतना ही भरोसा है, मुझे वीर की शपथ का उतना ही भरोसा है जितना उसकी वीरता का। हमीर जो है किससे कहता है? अनंग सिंह से ये बात कहता है। जो व्यक्ति पल पल में धैर्य खोते हैं वे देश का हित कैसे कर सकते हैं? ये मेरा शेरा और मेरा दो थे ना, तो मेरा का कथन है हमीर के प्रति। अनंग सिंह को सेनापति बनाए जाने पर ऐसी बात वो कहते हैं। अगला है, धर्म राजनीति का सहोदर नहीं हो सकता। मोजीराम का हमीर के प्रति ये कथन है कि धर्म जो है राजनीति का सहोदर नहीं हो सकता। ये मोजीराम हमीर को कहता है। ज़्यादा होशियारी में कभी कभी किरकिरी पड़ती है, मोजीराम कहता है हमीर से। तुम्हारा सानिध्य शांति और सुख की सृष्टि करता है, हमीर ने रानी से कहा। राणा, आज पूज्य काका सा जीवित होते तो कितना आनंद होता, रानी ने हमीर से कहा। अजय सिंह के संबंध में रानी ने हमीर से कहा, अजय सिंह के संबंध में कहा है साहब। ठीक है, बहुत तगड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वीरांगना, अगली बात है, वीरांगनाओं की भांति विपुल विलास की वारिदी से दूर रहकर अपना काम खुद करो। किसने कहा? हमीर ने अपनी रानी से कहा। वीरांगनाओं की भांति विपुल विलास की वारिदी में रह करके अपना काम खुद करो, तुम मेरी तरफ से फ्री हो, ऐसा हमीर अपनी रानी से कहता है। जब कोई राजा अपने आप को इतना शक्तिशाली और महान बना लेता कि उसका आतंक विद्रोह करने ही न दे तथा दूसरी शक्तियाँ उसका लोह मान लें, साथ ही उसका साम्राज्य अखंड हो, तभी वह हिंसा का परित्याग कर सकता है। सम्राट अशोक इसका उदाहरण है। देवी बरवड़ी ने महल में हमीर से ये बात कही थी। युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है। ये बातें कहने वाले चारण अमरदान का ये कथन है। शक्तिशाली होने का तात्पर्य ये नहीं है कि दुर्बल को दबा दो तुम लोग, ये पवनस्य ऐसा कहता है। मैं आपका स्वामी भक्त रहूँगा, मुझे छोड़ दीजिए राणा जी, मैं आपकी गाय हूँ, जैसा ने हमीर से ये बात कही थी। मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा, जैसा ने हमीर साहब से या हमीर से या राणा हमीर से ये बातें कही थी। साथियों, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी हम इन प्रश्नों को देखेंगे और आप भी फटाफट इनको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत तगड़े हैं, आप देखना। सबसे पहला प्रश्न है, खून का टीका में वर्णित मुंजा वालेचा निम्न में से कहाँ का रहने वाला था? तो ये गोडवाड़ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गोडवाड़ का रहने वाला था।
दूसरा प्रश्न है, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक भी ऐसा नहीं है जो बेकार प्रश्न है। ठीक है, राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा था? तो राणा हमीर ने राजा मालदेव से क्या मांगा था? कामदार मोजीराम, कामदार मोजीराम को मांगा था साथियों। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा था? छल कपट की योजना अनुसार भेजा था। कैसे भेजा था? छल कपट की योजना अनुसार भेजा था। तो सब ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ नंबर, खून का टीका उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो सबको पता होना चाहिए, यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं। पांचवा प्रश्न है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र राजस्थानी साहित्य में किस रूप में प्रतिष्ठित थे? तो ये किस रूप में थे? कहानीकार, नाटककार, उपन्यास सभी थे। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 5 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आता है यहाँ पर, बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। छठा प्रश्न है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? 1932 में बीकानेर में हुआ था। सातवां प्रश्न है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास नहीं है? 1000 घोड़ों पर सवार तो है, ढोलन कुंज कली भी है, खम्मा अन्नदाता भी है, तो एक और राज्य मंत्री, ये इनका उपन्यास नहीं है। साथियों, मैं कोई टाइम खराब आपका नहीं करूँगा, सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी सीधी। ठीक है ना, जिससे आपको फ़ायदा हो, यही होना चाहिए। ठीक है, लोग बातें बनाते रहते हैं, हाँ बोलो आंसर दो, हाँ भाई आंसर दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस तरह की मुझे नहीं आता है। आपके पास भी टाइम नहीं है, बेरोजगारों का क्यों खिल्ली उड़ा रहे हो यार ऐसा करके। ठीक है, आगे, यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित उपन्यास खून का टीका किस प्रकार का उपन्यास है? साथियों, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खून का टीका उपन्यास में किस राजवंश का वर्णन किया गया है? तो साथियों, इसमें मेवाड़ राजवंश का वर्णन किया गया है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना यार, कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। वाकई में अगर आपको लगता है कि यार वीडियो शेयर करना चाहिए, सरकार बहुत मेहनत करते हैं, तो करना। और साथियों, अगर और लोगों को भी बताना, लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ते हो तो दूसरे लोगों को भी ज़रूर बताना, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और नोट्स मंगवाना चाहते हैं हिंदी साहित्य के, इतिहास, काव्य शास्त्र के, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के लिखे हुए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज परिणाम 2 के नाम से और परिणाम के नाम से है। परिणाम के नाम से टॉपिक वाइज है और परिणाम 2 के नाम से फुल सिलेबस के अनुसार टेस्ट है। ज़रूर ज्वाइन करना साथियों, मैं कह रहा हूँ, वादा आपसे कर रहा हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा उन टेस्ट सीरीज़ से। आप बड़ी बड़ी जगह पर 1500-1500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये देके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो, ये 100-200 रुपये आपको बहुत फ़ायदा देंगे, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, अब आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न। क्या कहता है? 10वां प्रश्न कहता है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साथियों, गुलजी गाथा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गुलजी गाथा पर। 11 नंबर है, राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी जिसमें कथा यादवेंद्र चंद्र ने लिखी थी? वो थी लाज राखो रानी सती। अगला प्रश्न है, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो हरि सिंह नाम था। साथियों, अगर कोई ऑप्शन मेरे से गलत हो जाता है तो आप जरूर कमेंट करना कि सर ये गलत हो गया, इसको सही कर दो। ठीक है, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? हरि सिंह था। 13 नंबर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने इस उपन्यास को किस कृतिकार सहारा नहीं लिया? इस उपन्यास यानी कि किस कृतिकार का सहारा नहीं लिया? तो साथियों, ये भी बड़ा तगड़ा प्रश्न है यार, बहुत तगड़ा प्रश्न है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने इस उपन्यास में किस कृतिकार का सहारा नहीं लिया? भोला शंकर व्यास, कर्नल जेम्स टोड, कविराजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये तीनों के नाम तो आए थे जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लेकिन भोला शंकर व्यास का नाम मेरे लगता है मुझे यहाँ नहीं आया था। अगला प्रश्न है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजस्थानी भाषा संस्कृति और साहित्य अकादमी पुरस्कार, और राजस्थान पत्रिका सृजन पुरस्कार, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सारे मिले थे मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सारे मिले हैं भाई साहब। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के किस उपन्यास पर टीवी धारावाहिक बना हुआ है? तो 1000 घोड़ों पर सवार। आ गया ना प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लो आप।
1000 घोड़ों पर सवार पर टीवी धारावाहिक बना हुआ है। 16 नंबर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र किस कृति पर टेलीफिल्म नहीं बनी हुई थी? वो मोहभंग है, जिस पर कोई टेलीफिल्म नहीं बनी हुई है। बाकी चकवे की बात, गुलाब बड़ी और विडम्बना पर बनी हुई है। 17 नंबर है, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने किसे उसका शासक नियुक्त किया है? तो मालदेव सोनगरा। 18 है, खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। 19 नंबर का प्रश्न है, मालदेव सोनगरा कहाँ का शासक था? मालदेव जो सोनगरा जो है जालोर का शासक था। ठीक है। 20वां, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने खून का टीका उपन्यास किसे समर्पित किया था? किसे समर्पित किया था? श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा को, कर्नल जेम्स टोड और मनोज नैन्सी। इसमें सारे आएंगे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत तगड़ी बात है यार, मज़ा आ गया प्रश्नों का। तो ऐसे प्रश्न तो मतलब करने चाहिए। ठीक है ना। देखो अब अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हमीर ने बादशाह मोहम्मद से युद्ध के बाद क्या मांगा था? क्या मांगा था? उन्होंने मांगा था, एक तो बहुत सारे नगर मांगे थे और एक 50 लाख नगद मांगे थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूँगा, ये कथन किसका है? ये अरसी का कथन है। 23 नंबर, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, ये दैत्य बनाता है, ये कथन किसने कहा था? चारण अमरदान ने कहा था। पॉजिटिव बात मैंने कही ना, जहाँ पर भी आएगी चारण अमरदान की बात आएगी। 24, लाखा के स्वप्न और देवी की आज्ञा से चित्तौड़ का पहला राणा किसे बनाया गया था? तो वो था हरि सिंह को बनाया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 25 नंबर पर चलते हैं। हरि सिंह कौन था? हरि सिंह कौन था भाई? मालदेव का छोटा भाई था ये हरि सिंह। ठीक है ना। 26 नंबर, हरि सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध चित्तौड़ की रक्षा के लिए सैन्य संचालन का भार किसे सौंपा था? पवनसिंह को सौंपा था। 27, चित्तौड़ विजय के अंतिम युद्ध में राणा हमीर ने किसे सेनापति बनाया था? तो वो था पवनसिंह। 28 नंबर पर बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, टाइम खराब नहीं करना हमें। 28 नंबर, हरि सिंह के वीरगति प्राप्त करने के बाद अजय सिंह गोपीय मार्ग से किस ओर चला गया था? केलवाड़ा की ओर चला गया था। 19 नंबर, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, ये कथन किसका था? ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का था। 30 नंबर का प्रश्न है, रक्त पिपासु समाल अपने चित्तौड़ के किले को, जो कल वीरों की लीला भूमि था और आज मरगट है, और नरकिट आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख, अब ये चित्तौड़ हमारा नहीं है तुम्हारा है, ये कथन किसने किसको कहा? बहुत ज़बरदस्त बात है और बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई, बहुत तगड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, इस प्रश्न को बहुत तगड़ी बात है। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। आप इस प्रश्न का आंसर मुझे दोगे, ये मैं कह रहा हूँ। बताओ ये प्रश्न, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? रक्त पिपासु समाल अपने चित्तौड़ के किले को, जो कल वीरों की लीला भूमि था और आज मरगट है, और नरकीट आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख, अब ये चित्तौड़ हमारा नहीं है तुम्हारा है, ये कथन किसने किसको कहा? किसने किसको कहा था? पवनसिंह ने मालदेव को, एक सैनिक की माँ ने खिलजी को, एक बुढ़िया ने अलाउद्दीन खिलजी को, हरि सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत आसान सा आंसर है, आप इसके आंसर को दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा आंसर है। लेकिन इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपका मेरे पास आना चाहिए। ठीक है भाई। तो साथियों, आज हमने 30 प्रश्न किए, इसके और भी प्रश्न हैं जो हम लोग करेंगे, अभी ऐसी बात नहीं है। ठीक है।